हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे सेशन में स्वागत है। आज हम जो अपना मैथ का क्लास चल रहा था उसमें बीच में हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि बोर्ड ने न्यू सिलेबस जारी कर दिया है सत्र 2025 और 26 का। ठीक है, ये हर वर्ष सेशन शुरू होने से पहले जारी कर देता है बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो इसका मतलब है कि वो सिलेबस के अनुसार पेपर देगा। इसलिए वो हर साल जो भी घटाना है, बढ़ाना है, कितने परसेंट, क्या सिलेबस, कौन सा टॉपिक, ये सब सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो मैथ का पेपर है उसको पाठ्यक्रम को लेकर के बोर्ड ने परीक्षा योजना बना रखी है कि आपका 3.25 घंटे का तो पेपर होगा, यानी कि जो परीक्षा का समय है वो आपका कितने घंटे का होगा? 3.25 घंटे का। ठीक, उस 3.25 घंटे के अंदर जो पेपर की जो मार्किंग रहेगी, कुल पूर्णांक रहेगा, वो कितने रहेगा? 80 नंबर का। और आपके जो सेशनल नंबर जाएंगे, यानी कि आपके 17 अंक जो आपके स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं, यानी कि अर्धवार्षिक को मिला करके, कुछ अटेंडेंस को देख करके, और अपने जो भी है स्कूल के ऊपर निर्भर है कि वो आप कितने नंबर देगा। ये आपके 17 अंक के अंदर आते हैं, यानी 80 और 20 मिलाकर के कुल पूर्णांक कितने को हो गया? 100 का। यानी एक पेपर 100 का, यानी कहने का मतलब आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो कुल मिला के कितना हो गया? 600। यानी 600 में जो नंबर आएंगे आपके, वो आपकी क्या डिसाइड करेगा? परसेंटेज डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आपकी कितनी परसेंट बनी है, आपको मैथ में 100 से 100 लाना है या कम लाने हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको। अब जैसे बीच में डेमो क्लासेस चल रही थी, उसी बीच हमने सिलेबस डाला, तो आपको सिलेबस समझा रहे हैं, और सिलेबस के अनुसार ही क्लासेस डली जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, विषय गणित के अंदर कुल एक्सरसाइज कितनी है? 14 है। ठीक है, पहले 15 थी, 2 साल पहले कितनी एक्सरसाइज थी? 15। लेकिन 2 साल के बाद पहले जब चेंज हुआ था, उससे पहले एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी ने क्या कर दिया था? हटा दिया था। अब जो आपका आरबीएसई बोर्ड है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसमें एनसीईआरटी चलता है। ठीक है, पहले आरबीएसई की बुक चलती थी, यानी पहले बोर्ड की खुद की बुक थी। अब ये सेंट्रल लेवल पे चलता है, यानी पूरे इंडिया में एक ही सिलेबस है एनसीईआरटी, जो केंद्र से निर्धारित होता है। ठीक है, अब बोर्ड के ऊपर निर्भर नहीं। अब इन 14 एक्सरसाइज के अंदर, जो गणित विषय में अपनी 14 एक्सरसाइज हैं, उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है वो कितने नंबर की है? 4 नंबर की। यानी पहली जो एक्सरसाइज है वो कितने नंबर की है? 4 नंबर की। और उस 4 नंबर में आपकी क्वेश्चन की संख्या है 2 से 3। ठीक, अब 2 से 3 में आपके जो टॉपिक लगते हैं, पहला टॉपिक है आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दूसरा आपके टॉपिक लगता है अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। तीसरा आपका लगता है एलसीएम व एचसीएफ। चौथा आपका एलसीएम व एचसीएफ का संबंध, यानी इन दोनों को मिलाकर के आपके एक सूत्र बनता है जो संबंध कहलाता है। और पांचवा है अपरिमेय संख्याओं का प्रूफ। अपरिमेय संख्याओं का क्या? प्रूफ। जैसे एग्जांपल दे दिया, जैसे कोई अपरिमेय संख्या दे दी, √2, √3, √5, √7, इनको सिद्ध करो कि ये क्या है? अपरिमेय। ठीक है, तो आपके कुल मिलाकर के छोटे जो प्रश्न बनेंगे, या तो यहां से बनेगा, ठीक है, या फिर यहां से बनेगा। इन दोनों से तो हमेशा क्या बनेगा? लॉन्ग क्वेश्चन ही बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। यानी क्वेश्चन जो 4 नंबर के आपके जो क्वेश्चन आएंगे 2 से 3, उसमें 1 या 2 तो छोटे होंगे और एक क्या होगा? बड़ा होगा, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाएगा। वैसे ब्लू प्रिंट आपके अर्धवार्षिक एग्जाम से पहले बोर्ड जारी कर देता है, तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि छोटे क्वेश्चन कौन सी प्रश्नावली से हैं और बड़े क्वेश्चन कहाँ से हैं, कौन से टॉपिक से हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1 थी, जो अपना 4 नंबर का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत छोटा पार्ट भी है। एलसीएम एलसीएम निकाल के हम 5वीं 6वीं से आ रहे हैं, तो उनको एक बार ढंग से समझेंगे, है ना।
रेगुलर क्लासे अब चलाएंगे अपन। अब सिलेबस आ चुका है तो अब रेगुलरिटी बनेगी अपनी, ठीक है। तो आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, बाकी अगली जो एक्सरसाइज है उसकी मैं बात करूंगा। एक्सरसाइज जो दूसरी है अपनी वो भी कितने नंबर की है, 4 नंबर की, और उसका नाम है बहुपद, पोलिनोमियल, ठीक है। ये बहुपद और जो तीसरी एक्सरसाइज है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथी एक्सरसाइज जो दूसरी का ही पार्ट मान लो आप द्विघात समीकरण, और जो पांचवी है समांतर, ये अपने एलजेब्रा यानी कि बीज गणित के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ बीज गणित का मतलब यहाँ बीजों की चर्चा होगी, यानी चरों की चर्चा होगी, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे, ठीक है। तो ये इसका बहुपद है और यहाँ भी कृष्णों की संख्या 2 से 3 रहने वाली है अपनी, ठीक है। इसमें छोटे से टॉपिक है दो, क्या है, एक तो कोई भी द्विघात बहुपद की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, द्विघात बहुपद, उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, बराबर जीरो समीकरण में आता है। केवल इतना ही रूप मिलेगा, ये किसके अंदर आता है, आपके द्विघात बहुपद के अंदर। तो समीकरण कब बनता है, तो बराबर में 0 लगता है, बराबर का चिन्ह लगते ही क्या बन जाती है, वो समीकरण बन जाती है, क्योंकि इसमें दो पक्ष हो जाते हैं। ये बहुपद है और इसका फॉर्मेट जैसे एग्जांपल में मैं ले लूं 4x² प्लस में 4x प्लस में 1, तो ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, c 2 है, ठीक है। चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद के बारे में इनके क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, शून्यंक ज्ञात करने हैं। शून्यंक का मतलब यहाँ से x के दो मान निकलेंगे, x के दो मान निकलेंगे, उनको क्या कहा जाएगा, शून्यंक, यानी एक अल्फा और एक बीटा। तीसरा इसमें लगता है शून्यंकों का योग, और एक लगता है गुणन, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। जो मान आया उनको एक बार जोड़ दो, रिमाइंडर से घटा दो, ठीक। ये क्वेश्चन दोनों मिलाकर के एक साथ आते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। और चौथा प्रश्न इसी का है। पहले क्या होता था, मतलब पहले जो प्रश्न है 2.1 के अंदर, उसमें पहले वाले प्रश्न में तो यह समीकरण देकर के शून्यंक पूछ रहा है, और शून्यंक देकर के क्या पूछ रहा है, यानी शून्यंकों के योग व गुणन से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये अपने है तो दो टॉपिक ही, लेकिन इसको थोड़ा और विस्तार से कर दिया मैंने। तो यहाँ आपके 4 हैं, यहाँ से प्रश्नों की संख्या 2 से 3 पूछी जाएगी। पूछा क्या जाएगा, द्विघात बहुपद देगा आपको, उसमें आपको शून्यक निकालना है, छोटा प्रश्न तो ये बन गया। दूसरा ये पूछेगा अब द्विघात बहुपद है या नहीं है। अब जैसे आपके सामने आ जाए 4x प्लस में c, ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 नहीं है, ठीक है। तो वैसे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद उसके शून्यक निकाल देगा, शून्यक के बाद उसका योग और गुणनफल पूछ लेगा, तो क्या सत्ताई जांच करनी पड़ेगी, वो आपको विस्तार से हम बता देंगे जब प्रश्न पढ़ाएंगे तब तक। और रही बात इसकी शून्यंकों के योग से गुणन से द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो इसके लिए फॉर्मूला है सीधा सा, उसमें मान रखना है दोनों के योग और गुणन के, तो आराम से ज्ञात हो जाएंगे। यानी 4 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है। 2 से 3 प्रश्नों की संख्या है। तो ऐसे करके अपने एक्सरसाइज नंबर ये 2, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3 की बात करते हैं, उससे पहले इसको लिख लो, लिखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम एक्सरसाइज 3 की बात करते हैं, और 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो ये प्रश्नावली क्या है, इसके बारे में तो चर्चा बाद में करेंगे। रैखिक समीकरण मैं आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। दो चर का मतलब है हमेशा दो वेरिएबल होंगे, जैसे एक्स वाई भी हो सकते हैं, क्योंकि चर एक्स वाई जेड एबीसी चर वो होते हैं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है। हर पर्सन में एक्स का मान 2 आ रहा है, किसी में 1 आ रहा है, किसी में 0, यानी इनका मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये अनिश्चित होते हैं कुल मिला के, ठीक। और रैखिक का मतलब है कि इसमें चर की घात कितनी रहेगी, 1 रहने वाली है अधिकतम। और समीकरण का मतलब आप जानते हो, ये बराबर लगती है, क्या बन जाती है, वो समीकरण बन जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1, ये आपके समीकरण, तो ये आपके समीकरण। अधिकतम चर की घात यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कौन सी घात हो गई, दो चर हो गए, x और y है कि नहीं है, जिसमें भी है इसमें भी है।
रैखिक समीकरण यानी अधिकतम घात कितनी है, एक है, ठीक है। और बाकी हम जब सिलेबस कंटिन्यू करेंगे उसमें पढ़ेंगे क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। बाकी इसमें सुन लो, सबसे पहली चीज आपको दो समीकरण दे देगा, ए है कि x1 b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। आपको हमेशा प्रश्न सोल्व करने के लिए इस प्रश्नावली के अंदर दो समीकरण मिलेंगी। पहला टॉपिक लगता है आपके, ये व्यापक रूप है किसका, रैखिक समीकरण का, ठीक है। आपको पहला टॉपिक मिलेगा यहां से आपके ग्राफ से, किससे, ग्राफ से। जैसे आपकी ये है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। यहाँ पे हमेशा एक इस रेखा का ग्राफ अलग बनेगा, इस रेखा का ग्राफ अलग बनेगा। यदि ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद होंगी। रेखाएं यदि एक आसपास चल रही हैं, ऐसे समांतर रेखाएं, तो गैर रेखाएं समांतर होंगी, कैसी होंगी। या फिर रेखाएं एक के ऊपर एक चल रही है, मतलब संपाती होंगी। तो यानी कि रेखाएं कैसी होंगी ये बताना पड़ेगा। यानी कि हमको किसके बारे में पूछेगा, ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में पूछेगा तो ध्यान रखना, ग्राफ दो तरीके से पूछता है। या तो आपको एक डायरेक्ट समीकरण दे देगा, डायरेक्ट समीकरण देगा वो। अगर डायरेक्ट समीकरण नहीं देगा तो पहले हिंदी वाले लैंग्वेज वाले प्रश्न देगा, उसके बाद में हमको क्या बनानी पड़ेगी, समीकरण बनानी पड़ेगी, तब जाके हम प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। वो बाद में बताएंगे क्या करना है। बाकी एक प्रश्न आपके यहाँ से पूछा जाता है, एक प्रश्न आपके पूछा जाता है विधियों से। किससे पूछा जाता है, पहले विधियां थी तीन इन समीकरणों को हल करने का मतलब एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए पहले तीन विधि काम ले जाती थी। पहली थी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, और तीसरी है वर्ग गुणा, ये वर्ग गुणन। अब पिछले साल से जो एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस विधि को हटा दिया है और ये दोनों विधि रख दी है। यानी कि ये आपकी विधि अब नहीं है, आपकी दो विधि हैं और दोनों विधियों से हर साल एक विधि पूछता है, कन्फर्म है। तो इसका कंसेप्ट क्लियर करा देंगे आपको, कोई सा प्रश्न हो बस विधि आनी चाहिए, कैसे भी कर सकते हैं। ग्राफ में भी ऐसा ही है, इस प्रश्नावली में तो कंसेप्ट आ गया तो मतलब सब कुछ क्लियर है। तीसरी चीज है उसमें रैखिक युग्म के बारे में बात करेगा। रैखिक युग्म, दोनों समीकरण का संगत है या असंगत है, ठीक है। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, संपाती, ठीक है। उसके हल कितने होंगे, यानी एक्स वाई का मान एक होगा, दो होगा, तीन होंगे, या एक होगा ही नहीं, ऐसे कुछ। तो ये आपके तीन टॉपिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अपनी एक्सरसाइज नंबर 3, और ये मार्क लेके जाती है कितना, 4। ये भी 4 नंबर की है, और यहाँ से भी छोटा प्रश्न पूछा जाता है। इन प्रश्नों की संख्या 2 से 3 रहेगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की, द्विघात समीकरण। देखिए, आप लोग ऐसे मत सोचना कि सर विस्तार से बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। ये केवल मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, कितने नंबर की प्रश्नावली है, कौन कौन से टॉपिक हैं, केवल सिलेबस में इतना ही डाला है। अब आपको ये तो नहीं बता सकता मैं, अब इससे फिक्स ही एक प्रश्न आएगा, ये भैया ब्लूप्रिंट के अंदर आएगा। तक आपको छोटे प्रश्न कितने देने हैं, वैसे पहली प्रश्नावली है तो छोटे कितने आएंगे, बड़े कितने आएंगे, वो आपको ब्लूप्रिंट में पता लगेगा। हर साल अर्धवार्षिक से पहले ब्लूप्रिंट जारी होता है, ठीक है। मैं आपको पूरी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप इस वीडियो को एक दो बार देखना। कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बता देंगे। जो बच्चे बिल्कुल गिरी हुई स्थिति में हैं, यानी कि वो पास होने लायक नहीं है, तो आपको 2-3 प्रश्नावली ढंग से पढ़ लो, आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, जितने भी प्रश्नावली है उनका बेसिक बेसिक से 22 प्रश्न आते हैं। कितने, 22, यानी 20 से प्लस प्रश्न, और आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, मात्र 13 नंबर, ठीक है। तो आप उस चीज को मत देखो। द्विघात समीकरण, अभी हमने द्विघात बहुपद पढ़ा देखा था एक्सरसाइज नंबर 2 में। तो द्विघात समीकरण में एक उत्तर प्लस में bx प्लस में c, ये तो द्विघात बहुपद है, और यहाँ बराबर 0 लगते क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण। यानी कि इसमें भी अधिकतम घात कितनी रहती है, 2। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें द्विघात समीकरण चेक करने का आता है, किससे, द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है। आपको 2x देगा, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे दिया, इधर 2x दे दिया, इसको सोल्व करो। यदि ऐसा रूप बन रहा है तो द्विघात समीकरण है या ना, नहीं है। दूसरा आता है आपके द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करना, इसकी पहले
एनसीईआरटी में 3 विधि थी, जैसे तीसरी प्रश्नावली में 3 विधि थी ना, वैसे तो इसमें पहली विधि है गुणनखंड विधि, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से हल करते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि। दूसरी होती है द्विघात सूत्र विधि, द्विघात सूत्र या इसको बोल सकते हैं श्रीधराचार्य, ठीक। और अगली होती है पूर्ण वर्ग। लेकिन क्या किया एनसीईआरटी ने, ये पूर्ण वर्ग को हटा दिया, जैसे वहां वर्गगुणक हटाया था वैसे ही पूर्ण वर्ग को हटा दिया। अब केवल आपकी 2 ही विधि है, और ये वाली विधि तो आप दूसरी प्रश्नावली में पढ़ोगे, चौथी में पढ़ोगे। और द्विघात सूत्र तो इसमें सूत्र है, बस एबीसी का मान रखना है, एबीसी का ही मान रखना है सूत्र में, तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तीसरा जो है, इसमें मूलों के अस्तित्व की बात करेगा, मूलों के अस्तित्व की, यानी कि यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तीकरण निकालना पड़ेगा। द्विघात समीकरण का क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तीकरण, ठीक है, यानी डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहां से आया, ये श्रीधराचार्य सूत्र से आया, ठीक है। तो भैया यहाँ भी प्रश्नों की संख्या 2 से 3, अब की बार 4 प्रश्न आई थी, ठीक है। तो वो उसके ऊपर निर्भर है कि ब्लूप्रिंट के आधार पे कि छोटे कितने बनाने हैं, बड़े कितने बनाने हैं। बाकी बड़े जो बनेंगे वो आपकी विधि से बनेगा, और ठीक है, यहीं से बनेगा विधि से, बड़ा तो छोटा यहाँ से बनेगा और यहाँ से बनेगा, ठीक है। और अस्तित्व होगा तो ही ये विधि लगेंगी, अस्तित्व नहीं होगा तो विधि नहीं लगेंगी। कितने नंबर का मैटर है, 4 नंबर का। ये भी कितने नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ नहीं करना, 2 विधि पढ़नी है बस। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कुछ नहीं है विधियों में। बहुत मैथ में नंबर हर बच्चा ला सकता है, यदि उसको जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छी तरीके से आते हैं। बस 2-4 नियम अच्छी तरीके से अगर एक बार बैठ गए दिमाग में, तो कोई सा पर्सन हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सब चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये है। आगे हम एक्सरसाइज लेते हैं 5, और 5वीं एक्सरसाइज में है, इसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मैंने डेमो वीडियो डाल रखा है, इसको शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एसी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके बारे में डेमो भी ले चुका हूँ, और हम सिलेबस में करेंगे तब बताएंगे। बाकी आप इसमें देख लो टॉपिक क्या क्या लगते हैं, ठीक है। पहला तो टॉपिक है समांतर एपी को चेक करना, और सामान्य सूत्र है अंतिम पद को ज्ञात करना, ठीक। इसमें आपको जैसे कोई सीरीज है, पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा अंतिम पूछ सकता है, 16वां पूछ सकता है, 17वां पूछ सकता है। यानी कि यहाँ पे केवल ए एंड डी क्या है, ये प्रथम पद है, ये पदों की संख्या है, ये क्या है, सार्वंतर, ठीक है। ये आपके बुक में जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। ये प्रथम पद होता है, ये पदों की संख्या होती है, ये डी होता है सार्वंतर, और ए एन होता है अंतिम पद, और ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का यूज है केवल किसमें, 5.2 में। 5.3 में क्या है, समांतर श्रेणी का योग है, क्या है, समांतर श्रेणी का योग, यानी योग का सूत्र है यहाँ पे, और योग को एसएन से लिखते हैं। यहाँ भी प्रश्नों की संख्या 3 से 4 आती है भाई, ध्यान रखना, जिसमें 2 छोटे होते हैं और 2 बड़े होते हैं। बड़े प्रश्न यहाँ से बनेंगे, छोटे प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, बहुत सीधी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो मात्र 4 सूत्र हैं, और वो 4 सूत्र है तो वो 2 ही सूत्र, लेकिन 4 तो बना रखे हैं सुविधा के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, एक बार बस समझ में आ जाए अच्छी तरह, और समझ में आएगी कैसे नहीं, हम पढ़ाएंगे उसी तरीके से। हाँ जी, समांतर श्रेणी का योग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, मैं कह दूं 100वां पद तक इसका योग कितना होगा। अब ऐसा तो नहीं है इसको 100 बार जोड़ोगे, आप सूत्र लगाओ डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है। तो ये आते हैं सवाल इसमें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कितने नंबर का है ये, 6 नंबर का। कितने नंबर का, 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मानो 6 नंबर का मतलब पूरी 10वीं की जो बुक है ना आपका 600 का, उसमें 1% का हिस्सा है इसका समांतर श्रेणी का, ये छोड़ दिए तो 1% कम कर लेना। हाँ जी, आगे देखिए एक्सरसाइज नंबर 6, इसका नाम है त्रिभुज। यहां से 6, 7, 8, 9, 10 प्रश्नावली तक आपकी ज्योमेट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। त्रिभुज में आपको परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कितने नंबर की है ये आपके 4 नंबर की है, छोटी है प्रश्नावली लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं है, पहले बड़ी थी अब छोटी कर दी। परिभाषा से पूछ सकता है, दूसरा सूत्र से भी पूछ सकता है, तीसरा आपके
प्रमेय से पूछ सकता है, कोई भी प्रमेय दे देगा। चौथा, प्रमेय का प्रूफ भी दे सकता है, प्रमेय का प्रूफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 4-5 प्रमेय हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और हर साल एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है 3 नंबर का, और 1% पूछता है छोटा, सूत्र से, परिभाषा से या प्रमेय से डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके निर्देशांक ज्यामिति है 7 नंबर की। कितने नंबर की? 7 नंबर की निर्देशांक ज्यामिति। कितने नंबर की? 7। ये 5, ये 5, ठीक है। व्रत कितने नंबर का है ये? ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। एक्सरसाइज नंबर जो 7 है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है? एक तो है पहली चीज ग्राफ के बारे में पूरी नॉलेज, कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ क्या होता है सब कुछ बता देंगे। तो इसमें एक तो है दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ए और ए दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। दूसरा है अंत में अंतर विभाजन, यानी दो बिंदुओं के बीच में कोई तीसरा बिंदु है तो उसके निशान क्या होंगे। तीसरा है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। ये 3 टॉपिक हैं आपके, बहुत छोटा है, 2 ही प्रश्नावलियां, 7.1 और 7.2। बहुत सीधी है, छोटा प्रश्न यहाँ से बनेगा, बड़े प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ठीक है। और ये पूरा कवर करता है आपके 7 नंबर की, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर जो 8 है उसका भी मैंने डेमो वीडियो डाल रखा है, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो पूछेगा आपको त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। क्या पूछेगा? त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, ठीक है। अगली प्रश्नावली पूछेगा त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति सारणी, यानी कि साइन 60 का मान कितना होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तीसरा, और उनके यूजेज। तीसरा आपको पूछेगा सर्व समीकरणों का प्रूफ, सर्व समीकरणों का प्रूफ पूछेगा। छोटे प्रश्न आपके यहां से पूछ सकता है, बड़े प्रश्न आपके यहां से पूछेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रश्नावली मान लो एक तरीके से, क्योंकि ये कितने नंबर कवर करती है? 8, और यहाँ से प्रश्नों की संख्या आती है 4 से 5, ठीक है। वो डायरेक्ट सारणी का जैसे पूछेगा, सारणी से आ गया साइन 60 का मान बताइए, √3 बटा 2, ऐसे। त्रिकोणमिति अनुपातों का सूत्र पूछ लेगा, वो भाई साइन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। सर्व समीकरण पूछ लेगा, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, ऐसे। तो ये अपनी 7 और 8 प्रश्नावली थी, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। और अभी 1 जुलाई से सेशन शुरू होने वाला है, तो कृपया के प्रकार टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपको पूरे और क्लास, लोकल क्लासों को पूरे 10 महीने मिलते हैं, आपको 10 महीने नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। देखिए, ये आपके 5 नंबर और वर्त आपके 6 नंबर की है, ठीक है। ये 5 नंबर की। आप अगली प्रश्नावली है आपके 9th एक्सरसाइज, त्रिकोणमिति का उपयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग का मतलब यह है कि आपको यहाँ प्रश्न 3 से पूछेगा, या तो कोई सिड्डी से, ठीक है, ऐसे सिड्डी आएगी। तो कुल मिला के है कि त्रिकोणमिति का मतलब पूछेगा वो समकोण त्रिभुज पे ही, ठीक है। फिसलन पट्टी दे दिया, स्तंभ दे दिया, कोई मीनार दे दी, और वो हमेशा एक भुजा का मान देगा और एक भुजा आपको माननी है, और दोनों भुजाओं का रिलेशन त्रिकोणमिति अनुपात में होता है, ठीक है। जैसे लंब बटे आधार दे दिया तो किसका मान हो जाएगा? tan का मान हो जाएगा। तो ये चीजें पूछेगा आपसे, यानी कि हमेशा त्रिकोणमिति में जो अनुप्रयोग है उस वाले प्रश्नावली में दो भुजाओं के बीच ही बात करेगा। एक तो जो दे रखा है वो, और एक जो पूछ रहा है वो, उन दोनों के बीच में ही सोचना है आपको,
और कुछ नहीं सोचना। ठीक है, यह आपके प्रश्नावली 5 नंबर की है। इसको 2 से 3% पूछेगा, इससे मिसिंग नहीं कर सकते इसको। ठीक है, आगे जो प्रश्नावली हमारी है वो व्रत है। क्या है? व्रत, सर्किल। और ये एक्सरसाइज नंबर जो 10 है, इसमें से भी वही पहला परिभाषा से पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रमेय से पूछ सकता है, यानी नियम जो होते हैं व्रत के। तीसरा पूछ सकता है इसमें प्रमेय का प्रूफ, प्रमेय का प्रूफ। और प्रमेय के आधार पे जो क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन बनाएगा वो पूछ सकता है। तो यहाँ 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्नों की संख्या 2 से 3 होती है। खाली स्थान में पूछा जा सकता है छोटा प्रश्न परिभाषा से या फिर प्रमेय से, नियम से, और ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अब की बार 3 प्रश्न आए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है क्योंकि 6 नंबर है, 1% लेके जा रही है, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना, और विस्तार से चर्चा हम करेंगे इनकी। उसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। हाँ जी, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एक्सरसाइज नंबर 11 संबंधित क्षेत्रफल। अब इसमें क्या है, व्रत है, और व्रत से संबंधित क्षेत्रफल का मतलब या तो व्रत का क्षेत्रफल पूछेगा, ये तो छोटे प्रश्न पूछ सकता है। अगला आपको देगा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है? ये अपना केंद्र और ये अपनी जो चाप है वो, और ये अपनी त्रिज्या, यहाँ से थीटा बनेगा और यहाँ से जो आर बनेगी, यानी इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पूछेगा। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब इसमें आर और थीटा ही तो चाहिए, बाकी तो सारे आते हैं। उसके बाद पूछेगा वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्तखंड में क्या है, ये जो एक मिनट, जैसे ये त्रिज्यखंड है, ये केंद्र है, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के और चाप के ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये अपना कहलाता है वर्तखंड। ठीक है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल 3 ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। अब ये त्रिज्यखंड और वर्तखंड एक साथ भी दे दे तो भी आपको बताना पड़ेगा, या फिर ऐसे दे दे, मान लो जैसे कोई सर्किल है और उसमें 6 त्रिज्यखंड है, तो आप 1 का निकालोगे, 6 से गुणा कर दोगे। ठीक है, आकृति कैसे भी दे सकता है। और अगली प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल 13-12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपके कितने नंबर की है? 6 नंबर की। इसमें पहली चीज पूछेगा घन, दूसरा घनाभ, और तीसरा है आपके बेलन, और चौथा है आपके शंकु। इसमें 5वां भी था छिन्नक, जो एनसीईआरटी ने हटा दिया है। इन 4 के बारे में आपको मान दे करके डायरेक्ट सूत्र लगाने और क्वेश्चन करने, यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें सूत्रों के ऊपर निर्भर प्रश्नावली है, 6 नंबर की है। और अगली प्रश्नावली है 13, सांख्यिकी, स्टैटिक्स कहते हैं इस इंग्लिश में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है क्योंकि ये पास करवा देगी अकेली प्रश्नावली। कितने नंबर की? 13 है। 3 ही चीज, और 3 चीज से 4 से 5% पूछते हैं। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यिका या माध्यक, और अगला है आपके बहुलक। यहाँ आपके 4 से 5% पूछेगा। एक वर्गीकृत आंकड़ों की एक सारणी देगा, बहुलक देगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपके यहाँ 4 से 5% कितने नंबर? 13 नंबर। कुछ नहीं करना, 1% तो आपके या तो खलिस्तान पूछेगा या ऑप्शन वाले में पूछेगा। उसके बाद में 2-2 कमांड देगा, जैसे माध्य और माध्यक दे दिया, फिर तीसरे में माध्य और बहुलक दे दिया, फिर अकेले में बहुलक पूछ लिया। ऐसे करके 4 से 5% पूछते हैं। बहुत ही सीधे हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 14, और इसका नाम है प्रायिकता। कितने नंबर की है? 4 नंबर की। यहाँ से प्रश्नों की संख्या 2 से 3, और यहाँ टॉपिक लगते हैं। एक तो होता है सामान्य प्रश्न, दूसरा है ताश का, तीसरा है सिक्के का, और चौथा है पासे का। इसमें से 303% तो ये रहे और 1% ये रहे, यानी कि अब की बार 4% पूछे थे लेकिन 3 भी हो सकता है। जिसमें 1% तो आपके छोटा आएगा, या तो खालिस्तान में या ऑप्शन वाले में। इसमें कुछ 3-4 तो नियम है और एक सूत्र है। सूत्र इसका प्रायिकता का हो जाएगा अपना सीधा सा है,
संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो इसकी हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। अभी केवल मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक प्रश्न इसका, एक इसका और एक इसका, और एक इसका छोटा प्रश्न पूछते हैं, बाकी बड़े प्रश्न यहाँ से पूछते हैं। ये प्रश्नावली पूरी मुख जबानी है, इसको आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से हमने पूरे जो मैथ का सिलेबस है उसको समझा, कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन आएंगे, बाकी ब्लूप्रिंट से पूरा निर्धारित हो जाएगा। और हम अब जो क्लासेस चालू कर रहे हैं वो रेगुलर क्लासेस आएंगी आपकी यूट्यूब पे। तो आप गुरु एकेडमी है अपना चैनल, उस एकेडमी का ऐप भी प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहां हमारी टीम आपको पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट की वीडियो कोर्स एक सुव्यवस्थित तरीके से उपलब्ध करवाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी यही है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं हमारा पिछले साल का जो रिजल्ट रहा है वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को माध्यम से आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। धन्यवाद।